Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी में किस तरीके से पॉलिटिकली बहुत सारे अलग अलग ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि मुगल एम्पायर उस टाइम पे क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो रहा था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चला गया था, खत्म हो गया था, लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल था नहीं। वैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो चुकी थी, फिर अदर पावर भी उठ रही थी, अपना सर उठा रहे थे, जैसे सिख हो गए, जाट्स हो गए, मराठास हो गए, राजपूत पावर हो गई। क्लियर? तो इसी चैप्टर का हम क्या करने वाले, वैसे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, माइंड मैप करेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को। पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, लाइक शेयर कर दो, है ना। फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लियर? टॉपिक क्या है हमारा, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, है ना। एम्पायर में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या क्राइसिस रहे हैं, और जो बाद के हमारे मुगल्स रहे हैं वो कैसे थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो, स्टार्टिंग इस चैप्टर की ऐसे हुई थी कि हमें बता दिया गया था कि ऑलमोस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस साइड अपनी पावर जो है बढ़ा ही रही थी, बंगाल वगैरह इस साइड पे, चलो ठीक है, वहां तो पावर इंक्रीज हो ही रही थी। लेकिन ये जो मुगल्स थे, इनकी पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, है ना। इनका एम्पायर क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। एक टाइम पे अच्छे खासे इमर्ज हुए थे, लेकिन बाद में गिरने लगे थे। क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण ऐसा हुआ, वो हमें बताना है। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। अब आप बताइए कि एक लंबी लड़ाई कर रहे हो, आप लंबा युद्ध कर रहे हो, है ना, आपको जीतना है वो एरिया, और बहुत लंबे समय तक आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, तो फाइट ऐसे ही थोड़ी हो जाती, बैटल ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। आपको जानवर यानी घोड़े हाथी मेंटेन करने पड़ते हैं, कैवलरी या जो भी आपकी आर्मी है उसके लिए खर्चा लगता है ना, और भी चीजें, इलाज करवाना, खाने पीने की व्यवस्था करवाना, बहुत सारी चीजें, इवन तलवार वगैरह, टूल्स, जो भी चीजें, इन सब चीजों का अरेंजमेंट कराना पड़ता है, तो इसमें लगता है खूब सारी रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि जो औरंगजेब है एक बहुत ही लंबी लड़ाई में व्यस्त थे, है ना। उन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्स को डिप्लीट करा, है ना, यानी खराब करा, कम होती गई। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी वॉर चली। इकोनॉमिकली तो भाई जाएगी चीजें, पैसा लग रहा है ना, फाइनेंशियल तो होगा, फाइनेंस मतलब पैसा तो लगेगा ही ना। आप आर्मी मेंटेन कर रहे हो, इतनों का खर्चा करना है, खाना पीना, बहुत सी चीजें आपको मेंटेन करनी है, तो फाइनेंशियली तो आप चीजों में एंगेज होंगे। साथ में और क्या आ रहा है इसमें, मिलिट्री पावर भी। भाई आपने लोगों को रिक्रूट करा है, आपके अंडर जो मिलिट्री है, अब वो भी धीरे धीरे सेना खत्म होती जा रही है, थक जाएगी, तो कैसे काम चलेगा। यानी अब आप सोचो ना, कोई लंबा युद्ध चल ही रहा है, कितने घायल होंगे, कितनों की मृत्यु हो जाएगी, कितने लोग थक जाएंगे, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ये मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनकी डिप्लीट होती जा रही थी। तो एक रीजन ये भी था कि यहां से भी ये लोग थोड़ा पिछड़ रहे थे। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। अब बाद के जो इनके लोग आए, औरंगजेब के बाद जो इनके सक्सेसर आए, जैसे मैं हूं, मेरे बाद कोई दूसरा गद्दी पे बैठ रहा है, वो मेरा सक्सेसर है, तो जो एफिशिएंसी थी इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या हो गई थी, टूट गई थी। उतने एफिशिएंट रूलर थे नहीं। मेरा मतलब है कि जैसे मैं हूं, मैं बहुत अच्छे से अपना घर संभाल रही हूं, लेकिन मेरे बाद के लोग हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे, उनको आ ही नहीं रहा है, तो जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, यानी एक तरीके से बर्बादी हो रही है ना हर चीज की। तो ऐसे ये लोग भी थे कि एफिशिएंट रूलर नहीं थे। मुगल्स थे, ठीक है, एम्परर थे, ऑब्वियसली भाई राजा है, एम्परर रहेंगे, लेकिन उतने दमदार राजा नहीं थे। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। अब क्या हो रहा था कि मालिक अगर ढील दे दे, मालिक ही खुद ऐसे ही हो, ढीला सा, बिल्कुल कुछ दम नहीं हो, तो उसके अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, वो अगर पावरफुल है तो वो और सर उठाने लग जाते हैं, और उनको काबू करना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे मैं हूं, मैं मालिक हूं, मुझे कुछ ज्यादा आता पता नहीं है, क्योंकि मेरे अंडर जो काम करने वाले, मैं बस नाम की एक राजा हूं, मेरे पास वेल्थ है, वो अलग बात है, लेकिन मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर उनके पास हो गई है। वो लोग अच्छी अच्छी जगह मैंने उनको पोस्ट कर रखा है ना, वहां पे उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली, इंक्रीज कर ली, और मैं हूं उनको कुछ
कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूं, मैं बस राजा हूं वो बात अलग है, लेकिन मेरी कंट्रोलिंग उन पर है ही नहीं। तो जब मेरी कंट्रोलिंग मेरे लोगों पे ही नहीं है, काम करने वाले लोगों पे ही नहीं है, यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ी हार है ना, एक मेरे लिए नुकसान है बहुत बड़ा। तो ये रीजन भी था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का कि ये जो मनसबदार थे, नोबल्स थे, ये पावरफुल होते जा रहे थे और इन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं था, इन एम्परर्स का। Nobles appointed as governors, subedars often control the offices of revenue and military administration, diwani and faujdari as well. This gave them extraordinary political, economic and military power over vast regions of the Mughal Empire. Nobles जिनको अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर, सूबेदार से अपॉइंटेड थे, अक्सर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऑफिस को कंट्रोल करने का काम करते थे, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके अंडर था। अब देखो ना, मिलिट्री की जिम्मेदारी भी इनके अंडर, रेवेन्यू संभालने की जिम्मेदारी भी इनके अंडर, यानी पैसा प्लस पावर थी, है ना। दीवानी एंड फौजदारी, ये दोनों पावर इनके पास थी, तो सोचो कितने पावरफुल होंगे, है ना। अगर ये डिपार्टमेंट, ये ऑफिस इन्हें संभालने को दे दो तो यानी कितने पावरफुल होंगे ये लोग। दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इसी के कारण मुगल एम्पायर के बहुत से हिस्सों में इनके पास क्या हो रही थी, धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक तौर पर बड़े पावरफुल हो रहे थे, दमदार हो रहे थे, मिलिट्री पावर इनके पास थी, इकोनॉमिक पावर है, पैसों के मामले में भी दमदार हो रहे थे। तो जब ये हर तरफ से बड़े ही पावरफुल हो रहे थे, तो अब इनके एम्परर की लोग क्या ही सुनेंगे, एम्परर का कितना ही दबाव इन पे चलेगा, ये खुद से इतने पावरफुल बन गए हैं। तो ये रीजन भी था, ठीक है। Peasants and zamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to these problems. अब बहुत सी जगहों से peasants हो गए, किसान हो गए, जमींदार हो गए, लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अब इनके विद्रोह करने के कारण भी धीरे धीरे ईस्टर्न, या हम बात कर नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes. अब ये जो विद्रोह कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, अपनी मर्जी से, इच्छा हो रही नहीं, अब इन पे इतना टैक्स आप थोपोगे, जितना बेचारे कमा ही नहीं पा रहे, प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, जितनी खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, उतना उन पे उतने का आधा या उससे ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो बेचारे कहां से पे करेंगे। तो ये लोग गुस्से में क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो ये अब अलग प्रॉब्लम हो रही थी, भाई आप वैसे ही पावरफुल नहीं हो, आपका अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, ऊपर से यहां से लोग अलग विद्रोह कर रहे हैं, ये दिक्कत। The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. जो मुगल emperors थे औरंगजेब के बाद के, वो इतना भी उनके बस के नहीं था कि वो शिफ्ट कर ले पॉलिटिकल, ये जो चीजें धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो रही थी, मतलब ये जो हाथों से उनकी जो बागडोर खिसकती जा रही थी, है ना, यानी मुझ में, मेरे को पता है, मैं समझ रही हूँ कि भाई देखो मेरे अंडर जो थे वो इतने पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन मैं उनको बोलने से डर रही हूँ, या मुझे पता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, लोग सुनेंगे नहीं, या मेरा अब दम इतना चलता नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि पावर धीरे धीरे उनके पास शिफ्ट हो रही, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ये सारी रीजंस क्या बता रहे हैं, क्राइसिस बता रहे हैं कि कैसे मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स के कारण। तो हमने क्या देखा कि औरंगजेब ने जैसे मिलिट्री फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थी एम्पायर की, वो डिप्लीट हो रही थी औरंगजेब के कारण, क्योंकि एक लंबा वॉर चल रहा था। फिर जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके सक्सेसर के अंडर, मतलब बाद के सक्सेसर थे औरंगजेब के बाद के, वो भी इतने एफिशिएंट थे नहीं, कुछ संभाल पा नहीं रहे थे। मनसबदार पे, नोबल्स पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था, और ये मनसबदार या जो नोबल से बड़े ही पावरफुल होते जा रहे थे पॉलिटिकल तौर पर, मिलिट्री के तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, है ना। अलग तरीके से रिवॉल्ट हो रहा था, पीजेंट जमींदार रिवॉल्ट कर रहे थे, ये अलग प्रॉब्लम थी, ठीक है। और औरंगजेब के बाद के जो थे रूलर, वो इतना कम कुछ मतलब मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, वो देख रहे थे कि उनके हाथ से बागडोर खिसकती जा रही है, लेकिन उनके बस का कुछ भी नहीं था। तो जब इतनी जगह से मार थी, इतनी जगह से नेगेटिविटी आ रही है, दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर सब जा रही है, तो वाकई में बहुत बड़ा रीजन है कोई भी एम्पायर के डिक्लाइन होने का। क्लियर हुआ, पैसा पावर सब जा रहा है, रुतबा। आगे बढ़े, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो। नाउ in the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. मतलब हर जगह से तो ऑलरेडी बैंड बजी रही थी, और क्या देखने को मिला, चोरी चकारी, मतलब लूटपाट अलग मच गई। क्या हो गया कि जो रूलर थे ईरान के, कौन, नादिर शाह, वो आए दिल्ली में और पूरी लूटपाट मचा के ले गए, बहुत सारी वेल्थ, बहुत खजाना लूट के ले गए थे, है ना। तो वैसे ही पॉलिटिकली आप जा रहे हो, इकोनॉमिकली आप जा रहे हो, विद्रोह अलग चल रहा है, आप खुद में, आप में इतनी दम नहीं है, आपके अंडर के लोग सर उठा रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं अपनी पावर, यहाँ से लूटपाट अलग मची हुई है ना। तो आप समझ लो कितनी बड़ी मार है, मतलब आप पैसा चला जाना, फाइनेंशियली आपका चीजें आपसे चली जाना, आप
छिन जाना, तो ये बहुत बड़े तरीके से नुकसान हो जाता है ना। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोवर्ड बाय द सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761। अब नादिर शाह ने तो लूटा पीटा ही सही, अब उसके बाद और आए, कौन आए, अफगान रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी आके लूटपाट मचाई थी नॉर्थ इंडिया में। लगभग कितने बार, मतलब लूटपाट या इन्वेड करा था। इन्वेड करने का पर्पस यही तो रहता है, खूब खजाना हासिल करना। मैं भी चाहूंगी कि अगर भाई मेरे को दिख रहा है कि मेरे सामने वाली टेरिटरी है, बड़ी पावरफुल है और मैं भी पावरफुल हूं, लेकिन मुझे उनकी जो वेल्थ है वो भी चाहिए, मेरी नजर उस पे भी है। मैंने बताया था ना आपको कि छोले भटूरे प्लेट में, लेकिन छोले कुलचे भी खाने, स्प्रिंग रोल्स भी खाने, सब कुछ चाहिए आपको खाने के लिए, तो नजर तो बनी रहेगी आपकी, तो हासिल करना है। तो ऐसे ही लोग क्या है, 5 बार इन्होंने इन्वेड करा, तो सोचो कितना ज्यादा लूटपाट भी मचाई होगी। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. They were divided into 2 major groups of factions, the Iranis and Turanis, nobles of Turkish descent. अब क्या वो already ही इतनी जगह से बैंड बजी पड़ी थी, प्रेशर आ रहा था हर जगह से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, है ना, फाइनेंशियली। द एम्पायर वॉज फर्दर, और वीक हो गया जब कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया अलग अलग ग्रुप्स में। ये जो नोबल्स थे इनके बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो गया कि हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा पावरफुल है, इनके बीच में अलग चीजें क्रिएट हो गई। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शंस, ये 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुए, ईरानीज और तुरानीज। तुरानीज मतलब टर्किश डिसेंट्स के जो नोबल्स होते हैं उनमें। For a long time, the later Mughal emperor were puppets in the hands of either one of the other of these 2 powerful groups. With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars and the great Zamindars, consolidated their authority in different parts of the subcontinent such as Awadh, Bengal and Hyderabad. अब लंबे समय तक जो बात के मुगल एम्परर थे वो क्या रहे, वो पपेट रहे, है ना। इन जो पावरफुल ग्रुप्स थे जो बने हुए थे, नोबल्स, ईरानीज, तुरानीज, अब इनके हाथों की कठपुतली बन गए थे। मतलब ठीक है, मैं कहने को राजा हूं या मैं कहने को बॉस हूं, लेकिन अगर मेरे अंडर जो मैनेजर हैं या जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनके पास पावर है, वो सारी चीजें ऑफिस की हैंडल कर रहे हैं, तो वो जो मुझे मैनिपुलेट करेंगे, जो मुझे बताएंगे, तो मैं उन्हीं की बातों में आऊंगी। यानी एक तरीके से वो मुझे चला रहे हैं। हाँ ठीक है, पैसा मेरा है, ऑफिस मेरा है, एक तरीके से अल्टीमेट रूल मेरा ही है, लेकिन ये लोग मैनिपुलेट ही इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं इनके हाथों की क्या बन गई, पपेट बन गई। कि सर मैम देखिए ना, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगी ठीक है भाई, देख लो जैसा आप लोगों को सही लग रहा है। अब आप लोग तो खुद देखते हो, जानते हो, मिलते हो बाकी इंप्लॉइज से, तो एक तरीके से मैं कुछ फैसला नहीं कर रही हूँ, जो जैसा जैसा वो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग ही एट लास्ट चल रही हूँ। तो ऐसे ही हाल हो गए थे, पपेट रूलर बन गए थे इनके हाथों के। अब विद द डिक्लाइन ऑफ इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, द गवर्नर्स ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. अब इनको समझ में आ ही रहा था कि राजा हमारे एम्परर इतने दमदार है ही नहीं, ये तो हमारे हिसाब से चल रहे हैं, है ना, वैसे लुटे पिटे हुए हैं, ज्यादा इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दम है नहीं, हमें कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, तो बेटर है हम क्या करें, हम अपनी पावर धीरे धीरे कंसोलिडेट करते। मतलब ये समझ लो कि मैं किसी के अंडर ऑलरेडी काम कर रही हूँ, अब धीरे 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 करके मैंने अपना ही ऑफिस खोल लिया, यहाँ से खूब रिसोर्सेज या फायदे या खूब सारे लिंक्स जनरेट करें, अब दूसरी जगह मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, वो लोग अब मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा फायदा हो गया। तो ऐसा समझ लो, यहां इन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली, अलग अलग पार्ट्स जो है सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कहां का बना ली, अवध में टेरिटरी बना ली, बंगाल और हैदराबाद में। क्लियर हुआ। तो ये सारे क्या रीजन दिखा रहे हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हो रहा था, क्या कारण थे। मेजर रीजन तो यही था कि जो रूलर्स थे वो एफिशिएंट थे ही नहीं। वैसे भी हम कहते हैं जो मुगल एम्पायर के लास्ट पावरफुल रूलर सिर्फ औरंगजेब ही थे, उसके बाद तो सब जो आए, ऐसा नहीं कि नहीं थे, काफी जो आए उसके बाद बैठे हैं गद्दी पे, लेकिन कुछ ऐसी खास एफिशिएंसी नहीं रखते थे। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल तो समझा सकते नहीं, ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से हम रिवीजन ही कर रहे हैं। आगे बढ़े, चल। द राजपूत्स, अब किसका रोल देखेंगे, जो अदर पावर्स, जो अदर जो ग्रुप्स ने अपनी पावर असर्ट कर रहे थे, है ना, किसका देख रहे हैं हम, राजपूत्स का। क्या बताया जा रहा है, Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, Amer और Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर्स। देखो क्या हुआ था ना, मुगल चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे 4th नंबर का, हमने देखा था मुगल्स के अदर जो रूलर से, अदर जो है पावर से कैसे रिलेशंस थे। तो मुगल्स ने सबसे अपने रिलेशंस अच्छे करके रखे थे। इनका तरीका यही था अपनी पावर बढ़ाने का कि भाई अत्याचार नहीं करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई देखो, अच्छे से बोल रही हूँ, मेरे अंडर आ जाओ, है ना, फिर जैसे तुम्हें अपने एरिया को रूल करना है करो, बस मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो आप लोग मान जाओगे कि भाई ठीक है ना,
कोई आएगा हमें भाई बंदी बना ले, अपनी मर्जी चलाए, बेटर है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, वैसे ही इतनी पावरफुल है, हम इसके सामने कुछ कर पाएंगे नहीं, कम से कम इसकी छत्र छाया में रहेंगे और अपने टेरिटरी को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो क्या बुराई है। तो मुगल्स ने यही तरीका अपनाया था अपनी पावर को एक्सपैंड करने का, टेरिटरी को एक्सपैंड करने का। और इनके रिलेशंस राजपूत से तो बहुत अच्छे रहे। राजपूत हमने देखा था घराने की बेटियों बहुओं, मतलब यहाँ पे अपनी अपनी मतलब बेटियों की स्पेशली यहाँ पे रिलेशन जोड़े, शादी वादी कराई, है ना। रीजन क्या था, रीजन और ज्यादा हमारे अच्छी अच्छी पोस्ट को हासिल करना, ताकि अच्छे संबंध बने रहे और इन लोगों को भी मुगल जो है कोर्ट में अच्छी अच्छी पोस्ट मिले, हाई पोस्ट वगैरह मिले, ठीक है। और क्योंकि उनको पता है कि मुगल्स के सामने हम चल पाएंगे भी नहीं, तो बेटर है इनके अधीन रहे। तो बहुत से जो राजपूत किंग्स थे, पर्टिकुलरली जो आमेर और जोधपुर से बिलोंग करते थे, इन्होंने मुगल्स के अंडर काम किया है ना, सर्व किया, इनकी अधीनता स्वीकारी हुई थी इन एक्सचेंज। और इसके बदले इन्हें क्या परमिशन थी, दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। जो भी इनको वतन जागीर्स मिली हुई थी, भैया आपकी है, आप करो जैसा चलाना है, आपकी पूरी स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, अपने अकॉर्डिंग चलाइए। जैसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपने हिसाब से आप करिए, किसी का दबाव आप पर ऐसे नहीं रहेगा कि वो जो बोल रहा है वो करो, आपका एरिया है आप उसको संभालो, हाँ, लेकिन अल्टीमेट पावर भाई मुगल्स हमारी रहेगी, ये ध्यान रखना। बाकी आपको जैसा करना है करिए। These influential Rajput families claimed the subedari of the rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Savai Raj Jai Singh of Amer was the governor of Malwa. अब कैसे कैसे इनका पोस्टिंग क्या बताया जा रहा है कि जैसे बड़े ही प्रभावशाली हमारी इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थी, वो क्लेम कर रही थी किसके सूबेदारी, रिच प्रोविंसेस, मतलब अच्छी अच्छी प्रोविंसेस की, प्रांतों की इनके पास सूबेदारी मिली हुई थी, तो अच्छा रिच स्टेट मिला हुआ था, जैसे गुजरात का, मालवा का। राजा अजीत सिंह जोधपुर के थे, है ना, उन्होंने कहाँ की गवर्नरशिप संभाली थी, कहाँ के गवर्नर थे, गुजरात के। सवई राजा जय सिंह आमेर के थे, ठीक है, क्लियर हो गया। These offices were renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territory by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन। लेकिन ये लोग भी कम नहीं थे, ऐसा नहीं है कि भाई जितना मिला उतने में खुश, धीरे 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 आसपास से अपनी पावर और बढ़ाते जा रहे थे, आस पड़ोस के एडजॉइनिंग एरियाज को अपने अंडर लेते जा रहे थे ताकि अपनी टेरिटरी और बढ़ा सके, है ना। तो ऐसे ये जो ऑफिसेस थे इनको किसने रिन्यू करा, एम्परर जहांदर शाह थे 1713 में, उन्होंने भी कोशिश करी अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की, ताकि जो इंपीरियल टेरिटरीज यानी जो शाही टेरिटरीज हैं, है ना, उनको अपने अंडर लेने के लिए, जो भी उनके नेबरहुड में होगी तो अपने अंडर कवर करने के लिए, है ना। मतलब ये समझ लो कि खाने पीने के बहुत सारे आइटम है, आपको पता है कि आपकी प्लेट में चीज़ें सब सर्व की हुई है, दी हुई है, लेकिन जैसी कोई आपको दिख नहीं रहा तो उसकी प्लेट से थोड़ा सा उठा लिया, जैसे हम करते हैं ना, पापड़ वगैरह उठा लेते हैं, इधर उधर होते थे, एक दो भाई या बहन की प्लेट से उठा लेते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ, मुझे मज़ा आता है ना, मेरी प्लेट से भी वो लोग उठाते होंगे, मुझे पता नहीं चलता, तो हम ऐसा कर लेते, तो ऐसे ही ये लोग भी कर रहे थे। अब आया समझ में, पापड़ के एग्जाम्पल से और अच्छा जो लेना है आपको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। राजपूत के बारे में देख लिया कि ये भी बड़े पावरफुल थे और मुगल्स के अंडर ये लोग सर्व करते थे, काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब सीजिंग इंडिपेंडेंस, सिख इंडिपेंडेंस के लिए जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो काम किया गया, इसमें हम देखेंगे किसके बारे में, मराठास के बारे में, सिख के बारे में, जाट्स के बारे में। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Band Bahadur's leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, है ना। अब सिख के बारे में देख रहे हैं क्योंकि सिख और मुगल्स की भी बहुत बैटल्स हुई है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सी बैटल्स हुई थी किसके बीच में, गुरु गोविंद सिंह किसके अगेंस्ट, राजपूत के अगेंस्ट और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट, मतलब इनके जो युद्ध हुए, बैटल्स हुए, मुगल्स के अगेंस्ट और राजपूत के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़ी है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई उसके पहले भी और उसके बाद भी इनके बैटल्स चलते रहे हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1708, द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंद बहादुर लीडरशिप। अब जब डेथ हो गई 1708 में, तो खालसा जो है, खालसा है ना जो था, उन्होंने रिवोल्ट करा, विद्रोह करा मुगल अथॉरिटी के अंडर, है ना, मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। किसके अंडर, कौन थे लीडर, बंद बहादुर इनके लीडर थे। इन्होंने क्या करा, अपना सोवरेन रूल, कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट है, क्या दिखा के, सिक्के निकलवा के, सिक्के निकलवाए इन्होंने, किनके नाम से, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के जो है नाम से इन्होंने सिक्के निकलवाए।
The Sikhs organized themselves into a number of bands called Jat and later on missiles. जो सिख थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा खुद को नंबर ऑफ बहुत से बैंड्स में और उसको क्या बोला जा रहा है, जातास, और बाद में मिसल्स. Their combined forces were known as Grand Army Dal Khalsa. इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी जो इन्होंने बनाई थी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रैंड आर्मी यानी दल खलसा. A system called Rakhi was introduced offering protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce. एक सिस्टम ये लोग लेकर आए थे. कौन सा सिस्टम? राखी सिस्टम. कौन सा सिस्टम था ये? राखी सिस्टम ये लोग लेकर आए थे. वॉज इंट्रोड्यूस ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स, जिसमें कल्टिवेटर्स को क्या दिया था, एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ था इन्होंने. ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस. मतलब क्या हो रहा था ना कि बेचारे जो खेती बाड़ी करते थे उनको क्या करना पड़ता था, जो भी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 20% इन्हें पे करना है टैक्स के फॉर्म में. तो अब 20% कितना ज्यादा हो जाता है ना. तो इसके अगेंस्ट ये लोग क्या लेकर आए थे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए राखी सिस्टम लेकर आए थे. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल. राज करेगा खालसा. गुरु गोविंद सिंह लेकर आए थे, उन्होंने अपने खालसा के लोगों को इंस्पायर करा था, है ना. इंस्पायर करते, मोटिवेट करते कि भाई हमारी जो डेस्टिनी है वो क्या है कि हमें राज करना है, यानी क्या है करना है, हमें रूल करना है, कि राज करेगा खालसा. The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765. पहले इन्होंने कॉइन्स निकलवाए, है ना, गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम से. अब फिर से इन्होंने कॉइन्स निकलवाए, है ना, खुद के नाम से, खुद के, मतलब 1765 में दोबारा से. The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. अब लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो जो सिख ग्रुप की टेरिटरीज है वो क्या हो रही थी, एक्सपांड हो रही थी, है ना, बढ़ रही थी, फैल रही थी. कैसे? नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडस से होते हुए अगर हम देखेंगे जमुना इस तरफ आ रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन सब जगह के अलग अलग रूलर थे. जैसे सिख टेरिटरी तो बन रही है, हमें पता है ये लोग सिख लोग हैं, लेकिन हैं अलग अलग, अलग इकट्ठा ऐसे साथ नहीं थे. ठीक है. One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799. अब इन्हीं में से एक कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह थे. उन्होंने इन ग्रुप्स को रियूनाइट करा और अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी. कहाँ पे? लाहौर में 1799 में. तो ये क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सिख के बारे में हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपना जो है पावर असर्ट करी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी डोमिनेशन दिखाया मुगल्स के अगेंस्ट, राजपूत्स के अगेंस्ट. चाहे सिक्के चलाना हो, चाहे कोई बैटल करनी हो, है ना, हार नहीं मानी. क्लियर हो गया? आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाते हैं हमारी गाड़ी. चलो, द मराठास. अब किसके बारे में देखेंगे? मराठास के बारे में. द मराठा किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज 1630. द मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल. शिवाजी 1630 to 1680 carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior family देशमुख्स. अब किसके बारे में देख रहे हैं? मराठा. भाई मराठा एम्पायर बहुत एक्सपांड हुआ था, बहुत दमदार एम्पायर था. ठीक है. तो मराठा किंगडम स्टैब्लिश किसने किया था, स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1630 में. 1630 में द मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेनेबल अपोजिशन टू मुगल रूल. अब मुगल रूल तो तब चल ही रहा था भाई, मुगल से तो सब परेशान थे. परेशान भी क्या बोलेंगे, क्योंकि बड़े ही पावरफुल थे, इन्होंने भी अपनी टेरिटरी काफी एक्सपांड कर ली थी. तो मराठा किंगडम भी इनके अपोजिशन में ही होकर उठा था. शिवाजी 1630 to 1680 कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम. भाई इन्होंने जो है एक स्टेबल किंगडम की स्थापना की, मतलब एक स्टेबल किंगडम चला. ऐसा नहीं कि कुछ साल है फिर नहीं है फिर हट गए, नहीं, एक स्टेबिलिटी रही. और इनको सपोर्ट किसने करा? एक वॉरियर फैमिली थी, है ना, ऐसी फैमिली जिनका काम ही यही रहता है, जिसमें वॉरियर्स होते हैं, योद्धा वगैरह होते हैं, तो सपोर्ट तो चाहिए रहेगा ना बैटल वगैरह लड़ने के लिए. अगर आप अपनी पावर असर्ट कर रहे हो, अपनी टेरिटरी एक्सटेंड या एक्सपांड कर रहे हो, तो आपको तो वॉरियर्स लगेंगे. तो ऐसी वॉरियर फैमिली देशमुख ने इनको हमेशा सपोर्ट करा. आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज wielded by a family of चित्पावन ब्राह्मण्स who served Shivaji's successors as पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर. पूना became the capital of the Maratha kingdom. शिवाजी की मृत्यु के बाद जो पावर थी मराठा स्टेट की, क्या हुई, किसके पास चली गई, मतलब किसने संभाली? चित्पावन ब्राह्मण फैमिली ने, है ना, जो क्या बने? शिवाजी के सक्सेसर. कि अब शिवाजी के बाद हम जो है रूल करेंगे, जैसे मतलब हम संभालेंगे पेशवा. पेशवा जिन्हें प्रिंसिपल मिनिस्टर भी कहा जाता है. और पूना क्या बन गई थी? मराठास की कैपिटल बन गई थी, है ना, इनकी राजधानी बन गई थी.
Between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. अब मराठा एम्पायर एक्सपांड हो रहा था कॉन्क्वेस्ट पे, कॉन्क्वेस्ट ये लोग कर रहे थे, तो 1720 और 1761 के बीच में मराठा एम्पायर काफी बड़ा एक्सपांड हुआ. It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by the 1720s. अब अगर ये लोग अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी एक्सपांड कर रहे हैं, दैट मीन्स दूसरों की टेरिटरी छीन रहे हैं, है ना. अगर मैं हूं, चार घर है मेरी कॉलोनी में, तो मैं बोलूं कि मैंने अभी का सिनेरियो मत लो, डेमोक्रेटिक कंट्री का मत लो, उस टाइम का लो, है ना, जब ऐसे ही था कि लड़ाई वड़ाई करके जीत लिया. अब मुझे पसंद आ रहा है कि मुझे घर हथियाने हैं, है ना, 5 घर है, इनको हथियाना है, तो अब 5 घर अलग अलग सबके, तो अगर मैंने 3 घर हथिया ले तो कैसे हथिया है भाई, बैटल करके. पहले उनके थे, अब मेरे हो गए. तो पहले जो मुगल्स का एरिया था, क्योंकि मुगल्स की भी टेरिटरी काफी बड़ी थी, यानी अगर मुगल्स की एक्सपांडेड टेरिटरी मैंने हथिया ली, तो यानी मेरी टेरिटरी अब क्या होगी, बढ़ेगी ना. कैसे बढ़ी, इनकी चीजें हथिया के. क्लियर हुआ, इनकी प्लेट से उठा के, ये समझ लो. ठीक है. मालवा एंड गुजरात वर सीज फ्रॉम द मुगल्स. मालवा एंड गुजरात मुगल से ले लिया गया 1720s में. बाय द 1730s द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला. अब डेक्कन की बात करें, डेक्कन पेनिनसुला की बात करें, तो वहां के क्या बन गए, ओवरलॉर्ड बन गए, है ना, मतलब इन्हीं के अंडर था सब कुछ. He possessed the right to levy चौथ and सरदेशमुखी in the entire region. अब इन्होंने एक तरीके का रेवेन्यू सिस्टम होता है, कौन सा लगाया, चौथ और सरदेशमुखी, पूरे ही रीजन में इन्होंने ये लगा दिया. Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. मतलब ये सब तो कर ही रहे हैं, अभी भी इनका मिलिट्री कैंपेन चालू है. मतलब ऐसा नहीं है कि अरे इतनी टेरिटरी बन गई तो हम आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, और नहीं चाहिए, नहीं, और अपना एम्पायर एक्सपांड करते चले गए. ये कॉन्क्वेस्ट या कैंपेन्स इनके चलते रहे, और मराठास ने क्या डेवलप करा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करा. मतलब इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी थी, प्रशासन बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला. जब चीजें अच्छे से संभलेगी तभी तो एम्पायर ग्रो करेगा ना, अच्छे से मैनेज करा होगा, मेंटेन करा होगा. आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना. चलो, नाउ जाट्स. The Jat consolidated their power during the late 17th and 18th centuries. Under their leader Churaman, they acquired control over territory situated to the west of the city of Delhi. जाट्स ने अपनी पावर कंसोलिडेट करी लेट 17th और 18th सेंचुरीज में. किसके अंडर, उनके जो लीडर थे चूरामन, उनके अंडर ये पावरफुल बने, है ना. इन्होंने इन टेरिटरीज को कंट्रोल करा जो कहाँ सिचुएटेड थी, टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सिटी के वेस्ट में. द जाट्स वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट. जाट ग्रुप क्या थे, बड़े ही प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट थे, है ना. एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसानी वगैरह करते थे, है ना. एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम. जो भी एरियाज इनके अंडर डोमिनेट, मतलब इन लोग रूल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो वो एरिया कैसे बन गया, अच्छा खासा ट्रेडिंग सेंटर बन गया. ठीक है, पानीपत और बल्लभगढ़ वाला. सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट. सूरजमल जो किंगडम था भरतपुर का, है ना, जिसके राजा थे सूरजमल, वो स्टेट भी क्या हुआ, इमर्ज हुआ, काफी उठा. व्हेन नादिर शाह सेक दिल्ली इन 1739, many of the cities notables took refuge there. जब नादिर शाह ने दिल्ली को भाई लूटने आए थे ना, लूटा था, तो काफी लोगों ने अपना जो शरण यहीं पे ली थी. His son Jahavir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. इनके जो बेटे थे जवाहिर शाह, उन्होंने 30,000 खुद के उनके ट्रूप्स थे, सेना थी, है ना, और बाकी जो 20,000 इन्होंने मराठा से लिए थे, मतलब मराठा ट्रूप्स थी, मराठियन ट्रूप्स थी, बाकी 15,000 सिख ट्रूप्स थी, है ना. जब इनको मुगल से फाइट करना था तो इन्होंने यूज करा था, इन लोगों को यहाँ से बुलवाया था. क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं. तो किसके बारे में हमने देखा, जाट पावर के बारे में देखा. तो ये हमारा एंड टॉपिक है, ऑलमोस्ट खत्म ही है. कोई कंफ्यूजन, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छे से देखना हो तो प्लेलिस्ट में आप ऑलरेडी चैप्टर को देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है. सो इसी के साथ हमारे इस लास्ट चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल है. आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.